अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम इस समर 2008 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो थ्योरी का क्वेश्चन है। तो चलें इसकी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसके आंसर को हम समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है, मिस्टर फराज अ लार्ज इन्वेस्टर wants to invest rupees 100 million in the stock market by developing a portfolio consisting of those shares which have a track record of good performance। फराज एक इन्वेस्टर है, उसके पास 100 मिलियन रुपीस हैं। वो 100 मिलियन रुपीस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और कुछ अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। He contacted a stock analyst to identify such stocks. After a detailed study, the stock analyst recommended investment in shares of 5 different companies. Based on his recommendation, Mr. Faraz invested the amount on 1st January 2008. The relevant details are as follows. 1 जनवरी 2008 वाले दिन मिस्टर फराज ने पैसे इन्वेस्टमेंट कर दी। 5 कंपनीज हैं, पांचों में जो इन्वेस्टमेंट करी उसकी अमाउंट है, प्राइस पर शेयर 1 जनवरी वाले दिन की, डिविडेंड यील्ड जो होगा। अच्छा, डिविडेंड यील्ड क्या होता है कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल पहला जो शेयर है वो 60 का है, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 3.5%, इतना कंपनी डिविडेंड दे रही होगी। डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज को आप मार्केट वैल्यू से, मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिविडेंड पता चलता है। स्टैंडर्ड डिविएशन दी हुई है, स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। और कोवेरियंस विद के AC 100 इंडेक्स या मार्केट, कोवेरियंस विद मार्केट दिया हुआ है। The stock analyst also informed him that the standard deviation and market return of the KSE 100 index is 15% and 20% respectively. The risk-free rate of return is 8%. अब मैंने यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन लिख ली है। मार्केट की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 15% है। मार्केट का जो वेरिएंस होगा वो 2.25% होगा। वेरिएंस जो होता है वो स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन का जो है वो पावर 2 होता है, यानी कि स्क्वायर होता है। ठीक है। रिस्क फ्री रेट 8% है और मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 20% है। इन सारी टर्म से आप फेमिलियर हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, मैंने पिछली वीडियोस में हाईलाइट किया था। बीटा इज इक्वल्स टू कोवेरियंस विद द मार्केट डिवाइडेड बाय मार्केट का वेरियंस। इसकी डेरिवेशन वगैरह की हद तक आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ ये देख लिया कि भाई बीटा कैलकुलेट कैसे होगा। मार्केट का जो कोवेरियंस दिया हुआ होगा आपको सवाल में, उसको आप मार्केट के वेरियंस से डिवाइड कर देंगे। दैट्स इट। इससे ज़्यादा जाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। और अब सवाल क्या बोलता है, रिक्वायर्ड एज्यूमिंग दैट मिस्टर फराज एस्टिमेट्स हिज कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय यूजिंग द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कंप्यूट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ईच सिक्योरिटी। एज्यूम करें कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हमें यूज करना है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आप कैलकुलेट करें हर सिक्योरिटी का। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। As at 31st December 2008, compute the following estimated value of portfolio, portfolio का बीटा और estimated total return on portfolio। सबसे पहले तो आप यहाँ तक वीडियो देखकर और इसको, इस सवाल को समझ लें, देख लें, पढ़ लें एक बार, फिर आगे बढ़िएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो कोवेरियंस विद मार्केट की वैल्यूज आपको हर सिक्योरिटी की दी हुई है, 2.1, 3, 2.6, 1.9 और 2.8। आपने क्या करना है, आपने इसको मार्केट के वेरिएंस से डिवाइड करना है। अच्छा, मार्केट की स्टैंडर्ड डिविएशन दी हुई थी, स्टैंडर्ड डिविएशन को स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस मिलेगा। तो 15% को स्क्वायर किया तो 2.25% मिला। और फिर आपने कोवेरियंस को मार्केट के वेरिएंस से डिवाइड किया, कोवेरियंस को मार्केट के वेरिएंस से डिवाइड किया, तो हर आपको पास जो है ना, हर जगह का आपके पास जो है, हर सिक्योरिटी का, हर इन्वेस्टमेंट का, A B C D E सबका आपके पास बीटा फैक्टर आ गया। बीटा फैक्टर निकालने के लिए अगेन रिपीट करूंगा, कोवेरियंस विद द मार्केट को आपने मार्केट के वेरियंस से डिवाइड करना है। कोवेरियंस ऑफ द मार्केट को मार्केट के वेरियंस से डिवाइड करना है। ठीक है जी। यहां पर मैंने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्लाई किया है, बहुत आसान सा। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा फैक्टर और ब्रैकेट में मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। कभी कभी आपको मार्केट रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दो चीजें दी हुई होंगी, तो 20 - 8 से आप 12 पर आएंगे। कभी कभी आपको रिस्क प्रीमियम मेंशन्ड होगा, तो यहाँ का रिस्क प्रीमियम 20 - 8 यानी कि 12% है। तो इस तरह से आपने जो है वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए सारे के सारे रिटर्न के रेट्स निकाले। मैं एक आपको यहाँ पर कर कर भी बता देता हूँ एज अ डेमो। देखो, हमारे पास रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 8% प्लस बीटा फैक्टर है 0.93 मल्टीप्लाइड बाई मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है 20%
माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 8%, तो ये आ रहा है आपके पास 0.192 जो 19.2% बनता है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने जो है वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्लाई किया है। बहुत बार हम पहले इस मॉडल को अप्लाई कर चुके हैं। तो ये बड़ा आसान सा पार्ट था, बड़ी आसान सी रिक्वायरमेंट थी कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के जरिए आप सारे के सारे जो के ई है वो कैलकुलेट करें। बीटा एसेट का फॉर्मूला ऊपर मेंशन है और सारी वैल्यूज आसानी से सवाल में अवेलेबल है। अगला था एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ऑन 31 दिसंबर 2008। अच्छा, अब देखिए ये 19.2% आपको ये बताता है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, उस पर आपको 19.2% का रिटर्न हासिल हुआ होगा। अब जब आप शेयर्स बाय करते हो तो आपको दो तरह के रिटर्न्स हासिल होते हैं। एक होता है डिविडेंड, दूसरा होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। मान लीजिए मैंने 100 रुपए का शेयर लिया, मान लीजिए मैंने 100 रुपए का शेयर लिया और लेट से मुझे 10% का रिटर्न मिल रहा है। मुझे 10% का रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न कितना है भाई? 10% का। और मैं ये कहता हूं कि डिविडेंड यील्ड जो है ना, डिविडेंड यील्ड जो है ना, वो 2% है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे 10% का रिटर्न मिल रहा है तो टोटल मुझे 100 × 10% यानी कि 10 रुपए का रिटर्न मिला है। लेकिन इसमें से 2 रुपए, 100 × 2% यानी कि 2 रुपए डिविडेंड के तौर पर मिल गए थे। अब ये देखिए, ये टोटल रिटर्न है, इसमें से ये डिविडेंड वाला रिटर्न है। तो आपकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन हुई होगी ना, आपकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन हुई होगी, यानी कि साल के एंड में जो इस शेयर की वैल्यू जितने से इंक्रीज हुई होगी, कैपिटल एप्रिसिएशन, वो ही होगी 10 - 2 यानी कि 8। यानी कि साल के आखिर में आपका शेयर जो है ना वो 100 वाला 108 पर होगा, ये याद रखिएगा, 110 पर नहीं होगा। अगर आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है लेकिन उसमें से 2% डिविडेंड यील्ड है, तो इसका मतलब 2% आपको बतौर डिविडेंड दिया जाता है। यानी कि आपको 2 रुपए डिविडेंड मिलते हैं और 8% से आपके शेयर की वैल्यू इंक्रीज होती है। इस तरह से आपका टोटल रिटर्न 10% बनता है। तो इस चीज को कंसिडर करते हुए हमने क्या किया है, हमने वापस से एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो के लिए एक टेबल बनाया। कंपनी का नाम ABCDE ये ऑलरेडी मेंशन्ड है। रिटर्न की परसेंटेजेस जो आपने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से कैलकुलेट करी थी, ऊपर से वही आ रही है। 19.2%, 24%, 21.87%, 18.13% और 22.93%। डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या है? डिविडेंड यील्ड का मतलब ये है कि आपको इतना परसेंट डिविडेंड दिया जा रहा था। जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली कि 100 का शेयर है और 10% का टोटल गेन है, और उसमें से अगर 2% का डिविडेंड दिया जा रहा है तो 8% का आपकी शेयर की वैल्यू में इजाफा आया होगा। तो उसी हिसाब से अगर मुझे 3.5% मिसाल के तौर पर, अब ये सवाल में लिखा हुआ है 3.5% का डिविडेंड यील्ड आया, तो इसका मतलब ये हो गया कि कैपिटल एप्रिसिएशन बाकी अमाउंट की होगी। अगर मुझे टोटल 19.2% मिल रहा है और उसमें से 3.5% डिविडेंड के तौर पे मिल रहे हैं, तो जो शेयर की वैल्यू की इंक्रीज की वजह से मुझे फायदा हो रहा है वो 15.7% है। इस तरह से ही मैंने सारे की सारी कैपिटल एप्रिसिएशन लिख ली। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू थी, और ये इन्वेस्टमेंट अगर फॉर एग्जांपल पहली वाली 15.70% से इंक्रीज हो रही है, तो सीधी सीधी सी बात है 15 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1 + 15.7%, तो वो उसको 15.7% से इंक्रीज कर देगा। और इसी तरह से ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख ली। ये हमारे पास साल के एंड में जो पोर्टफोलियो होगा उसकी टोटल वैल्यू है 116,515,667। अगर सवाल हमसे ये पूछ लेता कि कैपिटल एप्रिसिएशन कितनी है, तो जो ओपनिंग वैल्यू बन रही है, ओपनिंग वैल्यू 100 मिलियन है, 100 मिलियन में इसमें से माइनस कर देता तो 16.515 मिलियन की जो है वो कैपिटल एप्रिसिएशन हो रही होती। इस तरह से हमने अपनी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट कर ली। सर, पोर्टफोलियो की वैल्यू में डिविडेंड को क्यों शामिल नहीं करते? डिविडेंड पे कर दिया जाता है। डिविडेंड आपके हाथ में, आपके घर पर, आपके पास कैश की फॉर्म में आ जाता है। उससे आपके एसेट्स की, उससे आपके शेयर्स की वैल्यू में इजाफा नहीं होता। चलिए जी, अगला पार्ट हमारे पास था पोर्टफोलियो का बीटा ढूंढने। पोर्टफोलियो का बीटा ढूंढने के लिए हमने सारी एंड ऑफ द ईयर जो वैल्यूज आई हुई थी नई वाली वो लिख ली। ठीक है, और इनकी वेटेजेस कैलकुलेट कर ली, यानी कि ये टोटल का कितना कितना परसेंट बन रहा। ठीक है, जिसकी जितनी ज्यादा वेटेज है उसको उतने ही ज्यादा बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारी सिक्योरिटीज का इंडिविजुअल बीटा था, 0.93, 1.33, 1.16, 0.84 और 1.24। और फिर मैंने इनको रेलेवेंट परसेंटेजेस से मल्टीप्लाई कर दिया, रेलेवेंट परसेंटेजेस से मल्टीप्लाई कर और इन सबको एडअप कर दिया, तो मेरे पास पूरे पोर्टफोलियो का 1.10 का एक बीटा फैक्टर आ जाता है। ये पूरे
कि पूरे जो अब हमारा पोर्टफोलियो है 31 दिसंबर को, उसको उसका बीटा फैक्टर है। क्योंकि अब उसने जो बीटा फैक्टर हमसे पूछा था, वो बीटा फैक्टर उसने पूछा था एज एट 31 दिसंबर 2018, 2008, यानी कि साल के क्लोजिंग में। इसीलिए हमने ये सारी क्लोजिंग वैल्यूज ली हैं। ठीक है जी। अच्छा, आखिरी क्या था? आखिरी था एस्टिमेट टोटल रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। टोटल रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कैसे आएगा? बड़ा सिंपल है भाई। टोटल रिटर्न आपको पहली सिक्योरिटी पे 19.2% था, ओपनिंग वैल्यू 15%, 15 मिलियन थी। तो 15 मिलियन का 19.2% जो है वो आपका जो भी अमाउंट बनता है वो आपका रिटर्न है, यानी कि 2.88 मिलियन है। इस 2.88 मिलियन में कैपिटल एप्रिसिएशन भी शामिल है और डिविडेंड भी शामिल है। अगर आपसे सवाल ये पूछ लेता कि इसमें से कैपिटल एप्रिसिएशन को और डिविडेंड को दोनों को अलग कर दो, तो आप सीधा सीधा ये करते कि फॉर एग्जांपल पहली इन्वेस्टमेंट के लिए इन दोनों का डिफरेंस लेते, ये तकरीबन 2355 आता, और इस टोटल रिटर्न में से 2355 हटा देते तो डिविडेंड वाला रिटर्न आ जाता, क्योंकि ये आपका कैपिटल एप्रिसिएशन का अमाउंट है। पहला तरीका तो ये होता कि इन दोनों का डिफरेंस किया, कैपिटल एप्रिसिएशन आ गई, और उसमें से ये टोटल में से वो अमाउंट माइनस कर दिया तो डिविडेंड बच गया। दूसरा तरीका ये होता कि जो डिविडेंड यील्ड्स दी हुई है ना, 15 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 3.5% कर लूं तो मेरे पास डिविडेंड की अमाउंट आ जाती। मैं आपको कर भी बता देता हूँ। देखिए, जिस तरह से पहली सिक्योरिटी है, पहली सिक्योरिटी का टोटल रिटर्न मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, मैंने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का टोटल रिटर्न ले लिया, इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी है, इसमें डिविडेंड का इंक्रीज भी है, और मैंने इसको 15 मिलियन पर अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये टोटल का टोटल रिटर्न आ जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल हमें डिविडेंड यील्ड और कैपिटल एप्रिसिएशन अलग अलग दिखाना होता, तो वो इस तरह से हो सकता था कि भाई मैं क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस लूं, ये मेरी कैपिटल एप्रिसिएशन है, और यहाँ जो रिटर्न आ रहा है मेरे पास 2880000 का, इसमें से मैं 2355000 को माइनस कर दूं तो ये मेरे पास डिविडेंड का रिटर्न आ रहा है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका डिविडेंड का रिटर्न ढूंढने का ये भी था कि ये जो ओपनिंग वैल्यू है इसको आप डिविडेंड यील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो आपकी ओपनिंग वैल्यू है इसको आप कैपिटल एप्रिसिएशन की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से भी दोनों अलग अलग आ जाते। तो ये दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते थे, बआसानी से आप कैलकुलेट कर लेते। बहरहाल उसने पूरे पोर्टफोलियो का पूछा, तो ये पूरे पोर्टफोलियो का टोटल रिटर्न है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी, डिविडेंड भी, और इसको मैंने टोटल अमाउंट से डिवाइड कर दिया, तो एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेरे पास 21.13% बन जाता है। अब ये सवाल मैंने आपके साथ पूरा गो थ्रू किया। आपके पास इसकी स्प्रेडशीट की फाइल है, आप इसको अच्छे से देखें, सुने, समझे, और फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो लेसन पे बढ़िएगा। कम टाइम में हमने ये सवाल सॉल्व किया, एक आसान सा सवाल था, और सिर्फ जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उसको हमें अच्छे से यहाँ पर गो थ्रू करना था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।